अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पैनल कोड की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये लेक्चर स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान पैनल कोड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल हैं जिन पर रिसर्च किया है और इनको यहाँ पे इलाबोरेट करने की कोशिश मैंने स्लाइड्स की सूरत में की है। बहरहाल आप लोगों ने गौर से इस लेक्चर को, स्पेशली जब आप ये जो फौजदारी मुकदमात की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। हमने तो जनाब पढ़ा हुआ है एक्टेस्ट्रिया। एक्टेस्ट्रिया क्या है? एक्टेस्ट्रिया है कि भाई द गिल्टी एक्ट, द क्रिमिनल एक्ट। मेंसरिया, इसके साथ हमने पढ़ा है मेंसरिया, द गिल्टी माइंड, द गिल्टी इंटेंट, द इल विल, द क्रिमिनल इंटेंट, द मिलिशियस इंटेंट, द डिसऑनेस्ट इंटेंट। इसको जितने भी नाम दो, ये है मेंसरिया, एक्टेस्ट्रिया एंड मेंसरिया। और इसी के साथ प्रिपरेशन, और इसी के साथ अटेम्प्ट आती है, अटेम्प्ट, और इसी के साथ कमीशन। ये स्टेजेस हैं एक क्राइम के। एक क्राइम के होने के लिए, वुकू होने के लिए, एक क्राइम की कमीशन में इतने स्टेजेस आते हैं, और ये मेन क्राइम के क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अगर किसी क्राइम में, किसी भी ऑफेंस में ये एलिमेंट्स ना हो, एक्टेस्ट्रिया नहीं है, मेंसरिया नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है, कमीशन नहीं है, वो ऑफेंस नहीं हो सकता। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम आगे जाके यहाँ एलाबोरेटेड है। हम इस स्लाइड्स को गौर से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्टेस्ट्रिया हमने कहा कि भाई गिल्टी एक्ट, किसी भी क्राइम ऑफेंस के कमीशन में एक्टेस्ट्रिया का होना ज़रूरी है, किसी रॉन्गफुल एक्ट का होना ज़रूरी है। और इसी के साथ मेंसरिया, डिसऑनेस्ट इंटेंस का होना ज़रूरी है, गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है, रॉन्गफुल इंटेंट का होना ज़रूरी है। और इसी के साथ एक बंदा पहले मेंसरिया, एक बंदा इंटेंशन होती है, इंटेंशन गलत काम करने की, रॉन्गफुल एक्ट की। इसी के बाद वो एक्टेस्ट्रिया, वो गिल्टी एक्ट करता है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करता है, जितने भी तैयारियां करता है टू इन द फर्दरेंस ऑफ टू अचीव द ऑब्जेक्ट, in furtherance of the commission of the act, in the prosecution of the commission of the act। वो जितने भी एक्ट करता है वो प्रिपरेशन कहलाता है। और इसी के साथ अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट, व्हेन द अटेम्प्ट बिकम सक्सेसफुल, तो हम इसको कहते हैं इट्स कमीशन। इफ सक्सेसफुल, ऑफेंस इज कमिटेड, कमीशन इज सक्सेसफुल, द एक्ट इज कमिटेड। इफ अनसक्सेसफुल, इस इज स्टिल ऑफेंस। अगर वो एक्ट उन्होंने जो की है, अटेम्प्ट की है, वो अनसक्सेसफुल रहा है, अगर अनसक्सेसफुल रहा है, तब भी उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस के ज़मरे में आता है। ऑफेंस किसे कहते हैं? कि भाई एनी एक्ट और ओमिशन विच इज कंट्ररी टू द लॉ इंक्लूड, एक्टेस्ट्रिया इंक्लूड्स ओमिशन एंड कमीशन। बंदे के डिसऑनेस्ट, रॉन्गफुल एक्ट है या रॉन्गफुल ओमिशन है, वो क्या है, एक्टेस्ट्रिया में इंक्लूड है। समटाइम्स, एक चीज याद रखें, समटाइम्स मेयर प्रिपरेशन आल्सो अमाउंट टू ऑफेंस सच एज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। बाज़ औकात याद रखें, बाज़ औकात मेयर प्रिपरेशन भी ऑफेंस है। कि भाई जहां पे एक्टेस्ट्रिया है, मेंसरिया है और प्रिपरेशन है, साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की, उसने कोई तैयारी की है, तो ये भी ऑफेंस के जुमरे में आ जाता है जनाब, ये भी ऑफेंस
है जनाब, ऑफेंस है। और इसी के साथ सॉरी, और इसी के साथ याद रखें, एक्सेप्शन टू मेंसरिया भी है, जिसको हम आमतौर पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस कहते हैं। केसेस सच एज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। बाज दफ़ा आप किसी चीज़ को करने का, किसी रॉन्गफुल एक्ट को करने का आप इरादा नहीं रखते, लेकिन आपकी कंडक्ट ऐसी होती है जो अगेंस्ट विच इज कंट्ररी टू लॉ होती है, जिसके नतीजे में आपके हाथों से कोई गलत काम, कोई रॉन्गफुल एक्ट सारजत होती है, कोई किसी की मौत हो जाती है, आपसे कोई गलत काम जो है सरजत होता है। जैसे कि रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में आता है। अगर आप नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप किसी को क्रैश करते हैं, किसी की डेथ कमिट होती है, तो यहां पे ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस है। इन केस यहां तो आपकी कोई इंटेंशन नहीं, यू डू नॉट हैव एनी मेंसरिया, बट योर एक्ट इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्या, ऑफेंस। क्योंकि लॉ कहता है कि भाई आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, आपने लॉ को ब्रीच किया है, तो तब जाके आपके हाथों से ये जो गलत रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है। तो चलिए जी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ये एक और प्रिंसिपल है। ए पर्सन इज लाइबल इन लॉ फॉर द कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ अनदर even though he has not done it himself. The principle that under certain circumstances, though a person not directly contribute anything towards the commission of a certain offense in law, he shall be acquitted with the actual and principal offender as far as the legal liability is concerned. Constructive liability may arise in the following cases. Section 34 of Pakistan Penal Code, Section 34 of Indian Penal Code, कॉमन इंटेंशन की बात की गई कि भाई एक शख्स, बाज दफ़ा हमने कहा कि भाई एक्टेसरिया मेंसरिया का होना ज़रूरी है, प्रिपरेशन भी होना चाहिए, बंदे का खुद अटैम्प्ट भी होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि भाई एक शख्स जो है एक एक्ट के लिए जिम्मेदार है। लेकिन याद रखें एक चीज भी है, एक्टेसरिया नॉन फेसिट रियम मेंसरिया, देयर कैन नॉट बी अ क्रिमिनल एक्ट विदाउट ए गिल्टी माइंड। Versari in real estate, a person may also be criminally held liable for any consequence resulting from his unlawful conduct. Strict liability and constructive liability की केसेस जो हैं यहाँ हमारे पास हैं कि भाई जहाँ पे एक शख्स की इंटेंशन तो नहीं है किसी एक्ट को कमिट करने का, लेकिन उसकी कंडक्ट ऐसी है, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो इस तरह का कोई केस है, या एक शख्स, ए पर्सन में आल्सो बी क्रिमिनली हेल्ड लाइबल फॉर एनी कंसिक्वेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम हिज अनलॉफुल कंडक्ट। यहां पे याद रखे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में जहां एक शख्स किसी एक ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जिसकी वजह, जहां वो किसी दूसरे को एड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसी को प्रोटेक्शन दे रहा है, जिस तरह हार्बोरिंग है या कोई दूसरी केस है, किसी को प्रोटेक्शन कर रहा है, किसी को इनकरेज कर रहा है। किस तरह इनकरेज कर रहा है? सेक्शन 34 पाकिस्तान पेनल कोड, कॉमन इंटेंशन। रैशनल क्या है? रैशनल क्या है? The principle of constructive liability is
presence of accomplice gives encouragement, support and protection to the person actually committing any act. The presence of accomplice the presence of accomplice gives encouragement, support and protection to the person actually committing any act. ये presence of accomplice जो है ये encourage करता है, support कर रहा है, ये protection दे रहा है. एक normal human being अगर कोई उसको support करे, उसको encourage करे, उसको facilitate करे, तो वो encourage होता है कोई भी act कमिट करने के लिए. वो बखुशी उस एक्ट को बार बार करता है जहां उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है, उसको एक्म्प्लिस कोई साथी मिल जाता है. तो यहां पे ये कह रहा है सेक्शन 34 में, अगर कोई शख्स वो किसी के साथ अपनी कॉमन इंटेंट शेयर करता है किसी गलत काम को कमिट करने के लिए, किसी रॉन्गफुल एक्ट को कमिट करने के लिए, कोई रॉन्ग करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो फिर उस केस में डिस्पाइट ही हैज नॉट एक्चुअली कमिटेड द एक्ट बट ही हैज शेयर्ड द सेम इंटेंशन. तो यहां पे कह रहा है कि भाई वो सेम इंटेंशन उसने शेयर की है, उसने सेम डिसऑनेस्ट मेंसरिया, उसकी मेंसरिया थी लेकिन एक्टेस्ट्रिया नहीं थी, उसने खुद कमिट नहीं किया, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी थी कि भाई जहां से आगे बंदे ने wrongful एक्ट कमिट किया जिसकी वजह से द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी यहां पे अराइज हुई. द प्रेजेंस ऑफ accomplice गिव encouragement, support and protection to the person actually committing any act. देखो हमने पढ़ा है कि भाई lies nothing but logic, कि भाई यहां कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल को क्यों यहां पे पैदा किया गया है, क्यों कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के प्रिंसिपल जन्म लिया है. इसकी वजह है ये है कि भाई रेशनल है, वजह है कि भाई अगर आप एक्चुअली कोई एक्ट कमिट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी को इनकरेज कर रहे हैं सेम इंटेंशन शेयर करके, उसको प्रोटेक्शन देकर, उसको सपोर्ट करके, तब भी आपको लॉ कहता है यू आर कंस्ट्रक्टिव लायबल. आपको भी प्रोसिक्यूट उस एक्ट के लिए किया जाएगा जिसमें आप सेम इंटेंशन रखते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ जो एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस. तो चले जी, ये जो पाकिस्तान पेनल कोड में ये जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी जो केसेस हैं वो सेक्शन 34 और कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 121 और इसके साथ सेक्शन 141 यानी अनलॉफुल असेंबली में ये चीज़ें हैं. कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की केसेस जो है अराइज होते हैं. चलो जी आगे बढ़ते हैं. मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया एक्टेस्ट्रिया नॉन फेसिट रियम मेंसरिया देयर कैन नॉट बी ए क्रिमिनल एक्ट विदाउट गिल्टी माइंड, ये आम प्रिंसिपल है. लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की जो केसेस हैं ये एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल है. देयर कैन नॉट बी क्रिमिनल एक्ट विदाउट ए गिल्टी माइंड. बट नीचे यहाँ पे है पर्सन में, ये जो नीचे का जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल वर्सरी इन ए रियल एस्टेट. A person may also be criminally held liable for any consequences resulting from his unlawful conduct. Strict liability and constructive liability cases में ये जो है ये प्रिंसिपल क्या होता है, एक बंदे की कंडक्ट की वजह से उस पर लाइबिलिटी अराइज होती है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है ड्यू टू द कॉमन इंटेंशन शेयर्ड इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस. आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इंटेंशन और मोटिव है. द लॉ टेक्स इनटू अकाउंट ओनली अ मैन्स इंटेंशन not his motive. A person may act from a laudable motive, but if he intentionally causes wrongful loss, his crime is complete, irrespective of his motive. The motive for an act is not sufficient test to determine its criminal character. Though the motive an act may be pure, the act done under it may be criminal. देखो जनाब, एक होता है इंटेंशन, एक बंदे की
इल विल माइंड, दूसरा होता है मोटिव इसके पीछे, कि भाई एक शख्स कोई जुर्म कमिट करने का इरादा रखता है। अभी वो जो इरादा इसका बना हुआ है उसके पीछे मुहरिक क्या है, वजह क्या है, उस मुहरिक उस वजह के बाद ही एक बंदे की इंटेंशन जन्म ली है, एक इंटेंशन बंदे ने बनाया हुआ है टू कमिट एन एक्ट या 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 टू कमिट एनी ओमिशन। देखो एक बंदे की मेर मोटिव कि भाई इस बंदे की पास वजह है कि भाई ये मुझे कत्ल कर सकता था, ये मेरे भाई को कत्ल कर सकता था, इसके पीछे इसके पास वजह है, हम उस बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भाई वो मेरा अजली अबदी या जो भी दुश्मन है, वो शुरू दिन से मेरा दुश्मन है, इसलिए ये मेरे साथ ये रोंग कर सकता था। इसके पास मुहरिक है, वजह है। लेकिन आप लोगों ने अगर देखा होगा भुट्टो के केस में, भुट्टो के केस में मोटिव बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर है कि भाई ये जो अहमद रज़ा कसूरी के वालिद की डेथ हुई है, अहमद रज़ा कसूरी के ख़िलाफ़ भुट्टो का कोई ऐसा मोटिव, क्या मोटिव हो सकती, क्या वजह हो सकती है कि भुट्टो जाके अहमद रज़ा कसूरी पर को मार दे, कोई मोटिव ही नहीं है। तो आगे से स्टेट ने ये दलाइल दिए, देखो जनाब अहमद रज़ा कसूरी जो है भुट्टो का संगीन मुखालिफ है सियासी तौर पर, इसलिए ये एक वजह थी, ये एक मुहरिक था, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से अहमद रज़ा कसूरी को असेंबली में भुट्टो ने धमकी भी दी थी। तो ये एक वजह थी कि भाई इन दोनों के दरमियान सियासी अख्तिलाफात थे, इसलिए ये वजह रखता था कि भाई उसको मार दें। लेकिन इंटेंशन इज समथिंग एल्स विच इज एक्चुअली द पर्सन, कि भाई वो क्यों कमिट कर रहा है, क्यों उसका इंटेंशन जन्म ली है, वो मोटिव उसकी पास्ट कंडक्ट है। बहरहाल ये मोटिव जो है लॉ ऑफ एविडेंस में ये रेलिवेंट फैक्ट बन जाती है कि भाई कहीं ना कहीं आप इसको रेलिवेंट बना सकते हैं, इस मोटिव को, ये रेलिवेंट फैक्ट में आ सकता है। बहरहाल कॉमन ऑब्जेक्ट, एक्ट डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट बाय 5 मेंबर्स having when one of the 5 specified common object as mentioned under section 141 of Pakistan Penal Code. Difference between common intention under section 34 and common object under 149. देखो जनाब, एक है कॉमन इंटेंशन, दूसरा है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में क्या फ़र्क है? सेक्शन 34(141) हमें बयान करते हैं कि भाई कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में फ़र्क है, देयर इज़ अ डिफरेंस। सेक्शन 34 और 35 और 149 या 141 में कुछ डिफरेंसेस हैं अनलॉफुल असेंबली में। यहाँ पे हम इन चीज़ों को, डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 एंड कॉमन ऑब्जेक्ट 149 पीपीसी, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि 5 or more person have illegal common object as defined under one section 141 of पाकिस्तान पेनल कोड। अगर किसी शख्स का 5 या 5 से ज़्यादा लोग जिनकी कॉमन इलीगल ऑब्जेक्ट एज डिफाइंड अंडर 141 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड है, तो फिर वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं कॉमन अनलॉफुल असेंबली, और उनकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो कॉमन होती है जो एज डिफाइंड अंडर 141 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। 2 or more person have same intention and have shared the same to each of them. हर एक बंदे का एक ही इंटेंशन है और सब ने वो इंटेंशन एक दूसरे के साथ वही इंटेंशन शेयर किया।
इन केस इनमें से अगर कोई शख्स भी एक इंटेंशन में फर्क है उनका, वो शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बंदे की इंटेंशन अलग है, दूसरे की अलग है, अगर इनकी इंटेंशन बाय द सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रूव होती है कि भाई ये लोग तो, इनकी इंटेंशन तो नहीं मिलती, ये लोग सर्कमस्टांशियल एविडेंस में ये वाज़ेह होता है कि भाई यहाँ तो इनकी इंटेंशन सेम नहीं थी, एक बंदे की अलग थी, तो जो जिन लोगों की सेम इंटेंशन थी और जिन्होंने वो सेम इंटेंशन के साथ जो भी उन्होंने कमीशन किए, उनकी उस कमीशन पर, उस एक्ट के इंटेंशन के बुनियाद पर उसको सज़ा मिलेगी। यानी एक 3 बंदे हैं, उनकी इंटेंशन है कि भाई एक बंदे को क्या करना है, मारना है। अभी इन तीनों में से दोनों ने पिस्टल लिया हुआ है और दो ऐसे एग्रेसिव मोड में हैं कि भाई उन्होंने यहाँ, उनका आपस में ये भी तय है कि भाई इसको मार देंगे। लेकिन तीसरे बंदा जो है, इनका ये दोस्त है, ये उनके साथ शामिल हुआ है, लेकिन इसका इरादा ये है कि भाई उसको मारे ना, हम सिर्फ उसको ज़ख्मी करें, उसको डराएं धमकाएं, भाई उसको अपने औकात में लाएं, उसका सिर्फ यही इंटेंशन है। लेकिन वो दो जो दोस्त हैं, उन्होंने नहीं बताया कि भाई हमारे पास पिस्टल भी है, हम उनको जान से मारने वाले। तो यहाँ पे ये जो दो दोस्त हैं, उनको कॉमन इंटेंशन का, उन्होंने आप दूसरे के साथ शेयर भी किया हुआ है कि भाई हम मार देंगे, लेकिन तीसरे बंदे को पता नहीं है कि भाई हम उस बंदे को मार भी रहे हैं। लेकिन ये जो शख्स सिर्फ डराने धमकाने के इंटेंशन से शामिल हुआ है उस एक्ट में, उस बंदे को सिर्फ जख्मी करने के लिए, उसको औकात में लाने के लिए, अगर उसने कोई उस ग्रुप में उन लोगों के साथ उस इंटेंशन में, उस एक्ट में शामिल है, हाल है, तो उसको इस इंटेंशन की, जो मारने की, सिर्फ ज़ख्मी करने की, उसको औकात में लाने की जो भी इंटेंशन है, इसकी सज़ा मिलेगी। इन दो बंदों को उस बंदे की मौत की, अगर उन्होंने मौत, उसकी डेथ, उसकी मर्डर की है, तो फिर इन दोनों को उस डेथ की सज़ा मिलेगी। चलो जी, इसके बाद 5 or more person have common illegal object होती है as defined under 141। सेक्शन 34 डील विद कॉमन इंटेंशन, ये कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। सेक्शन 149 डील विद कॉमन ऑब्जेक्ट, इट मे बी प्री अरेंज और प्री प्लान। देखो, कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज भी हो सकता है, प्री प्लान भी हो सकता है, लेकिन याद रखें इट मे बी डेवलप एट द स्पिर ऑफ द मोमेंट। जब कोई भी एक्ट आप एक बंदे की, लेकिन उन्होंने शेयर की हो एट द स्पिर ऑफ द मोमेंट, इंटेंशन जन्म ली है लोगों की, जितने भी लोग उस ट्रांजैक्शन में हैं, लेकिन उन्होंने शेयर किया है कि भाई ये कॉमन इंटेंशन, हम ये भी करेंगे, तब जाके जो है उनको जो है एक किस्म की सज़ा मिल जाएगी। इसके बाद है इट इज़ ऑलवेज प्री प्लान्ड। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हमेशा प्री प्लान्ड होता है। ऑल द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्पॉट। कॉमन इंटेंशन में जो है तमाम मेंबर्स का वहाँ उस जाए वक़ू में वो हाजिर होना, मौजूद होना ज़रूरी है, बट के इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्पॉट। लेकिन इन अनलॉफुल असेंबली में तमाम मेंबर्स का शामिल हाल होना ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ कॉमन ऑब्जेक्ट डज नॉट, common intention may be developed at the spur of the moment. Common object does not, so it is always pre-planned. Every act done in furtherance of common intent is made liable, while every member of the assembly is liable for an act committed in furtherance of the common object. Every act done in furtherance of common intention is made liable. Common intention शामिल है, तब जाके सबकी एक ही इंटेंशन है, उन्होंने शेयर की एक दूसरे के साथ, तब जाके सबको एक ही किस्म की सजा मिलेगी। while every member of the assembly, unlawful assembly, is liable for an act committed in furtherance of common object. common object, उनकी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हुकूमत को किसी कानून साजी से रोकना है। इस कानून साजी से रोकने के लिए वो जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से वो जितने भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं,
टू स्टॉप द गवर्नमेंट, वो किसी को मर्डर करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, जंगले तोड़ते हैं, पार्लियामेंट हाउस में घुस जाते हैं। उन्होंने जितने भी ऑफेंस कमिट किए, डिस्पाइट उनकी कोई कॉमन इंटेंशन सबकी नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में वो जितने भी एक्ट करते जा रहे हैं सब उसके जिम्मेदार हैं, चाहे जो लोग उसमें शामिल हैं एक्चुअली एट द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस या नहीं, लेकिन वो सब जिम्मेदार है। कॉमन इंटेंट टू कमिट सर्टेन ऑफेंस इज देयर, व्हाइल इन कॉमन ऑब्जेक्ट नो कॉमन इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज देयर। कॉमन इंटेंशन में ये है कि भाई वो पहले से ही तैयार कर चुके हैं अपने माइंड को, या एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो ये तय कर रहे हैं कि भाई हम इस बंदे को जान से मार देंगे। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में, अनलॉफुल असेंबली में ऐसा नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल असेंबली में ऐसा नहीं होता। उनका कॉमन ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि भाई हम इस ऑब्जेक्ट को हम हासिल करते ही रहेंगे, चाहे हम जितने भी ऑफेंस इस ट्रांजैक्शन में करें। कॉमन इंटेंट प्रोवाइड्स सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, व्हाइल सेक्शन 149 इज सब्सटैंटिव ऑफेंस। सेक्शन 149 सब्सटैंटिव ऑफेंस, वो ऑफेंस डिफाइन कर रहा है, ये एक प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि भाई अगर 2 या 3 लोग शामिल होंगे कॉमन इंटेंशन के साथ, तो उनमें से अगर कोई एक शख्स भी कोई जुर्म कमिट करेगा तो ये 2 भी उनके साथ जिम्मेदार ठहरेंगे। क्योंकि यहाँ हमें बता रहा है प्रिंसिपल, हमें क्या बता रहा है जनाब? प्रिंसिपल हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ एक्म्प्लिस, रैशनल हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ एक्म्प्लिस गिव्स encouragement, support and protection to the person actually committing any act। चलो जनाब, आज के लिए इतना तो नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी हैं, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने आप लोगों को बताया था दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है, मैं आप लोगों को खोलता हूँ Section 34, act done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each such person is liable for that act in the same manner as if it done by him alone। इसके साथ हमारे पास सेक्शन 35 है। ये तो कॉमन इंटेंशन की बात हमने की कि भाई अगर एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही ऑफेंस की कमीशन में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और इन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है कॉमन इंटेंशन कि भाई हम यही एक्ट करेंगे और वो वही एक्ट करते हैं, तो वो सब उसी एक्ट के ज़िम्मेदार हैं। अगर इनमें से एक शख्स ने भी वो एक्ट किए, अगरचे सारों ने नहीं किए लेकिन एक शख्स ने भी किए, तो कॉमन इंटेंशन की वजह से ये प्रिंसिपल है कि भाई सब जिम्मेदार होंगे। सेक्शन 35 हमें क्या कह रहा है? When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, whenever an act which is criminal only by reason of its being with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with knowledge or intention। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सेवरल पर्सन। सेवरल का लॉ में मतलब होता है, आमतौर पर हम सेवरल का मतलब कहते हैं कि एक से ज़्यादा, लेकिन लॉ में सेवरल का मतलब होता है इंडिविजुअली। ए पर्सन इज सेवरली लॉयबल, इंडिविजुअली लायबल। ये वर्ड्स हमेशा याद रखें। लॉ में सेवरल का मतलब होता है क्या? इंडिविजुअली लायबल। एक और चीज है लॉ में इंटेंशन, आमतौर पर इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, लेकिन लॉ में इंटेंशन का जहां लफ्ज यूज हुआ है मेंसरिया का, उसका मतलब होता है गिल्ट इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट होता है। तो चले जी, ये चीज़ें अहम है, ये याद रखें। लॉ के स्टूडेंट हैं, वी हैव टू बी लॉजिकल, रैशनल, एंड हमको लॉ की आम बंदे लेमैन की तरफ नहीं सोचना चाहिए। वी हैव टू लुक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ,
लॉजिकल, रैशनल होना चाहिए। व्हेन सच एन एक्ट, देखो यहां पे कह रहा है ये सेक्शन 35 और 34 में क्या है। सेक्शन 34 कह रहा है कि भाई जहां कॉमन इंटेंशन सबका हो और सब ने वो कॉमन इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर की हो। सेक्शन 35 असिस्ट कर रहा है सेक्शन 34 को। फर्दर इस प्रिंसिपल को सेक्शन 34 में एक प्रिंसिपल ले डाउन की गई है। सेक्शन 35 हमें कह रहा है कि भाई अगर एक ट्रांजैक्शन है, एक ऑफेंस कमिट हो रहा है जिसमें एक से ज़ायद लोग एक ही इंटेंशन के साथ शामिल हाल हैं उस ऑफेंस को कमिट करने में, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ खास नॉलेज है किसी एक्ट के कंसिक्वेंस का, लेकिन कुछ को उस एक्ट के कंसिक्वेंस का वो नहीं है, मत अंदाजा नहीं है कि भाई वो जो एक्ट कर रहे हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, लेकिन वो उस ट्रांजैक्शन में शामिल है। तो यहां जिन लोगों को उस एक्ट के नॉलेज नहीं है, उस एक्ट के नॉलेज नहीं है, उस एक्ट के कंसिक्वेंस का नॉलेज नहीं है, वो लोग बरी जिम्मा होंगे। वो लोग उस एक्ट के जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं नॉलेज न होने की वजह से, वो लोग उस एक्ट के कंसिक्वेंस से बरी जिम्मा होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, जो लोग विद द सेम नॉलेज, विद द सेम क्रिमिनल इंटेंशन, विद द सेम क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन किसी ट्रांजैक्शन में शामिल होते हैं, किसी ऐसी एक्ट की कमीशन में वो इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो सारे ही जिम्मेदार होंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जनाब, अली वली एंड बली है, अली वली एंड बली। अली और वली जो हैं उनके पास बंदूक है। वो अपने दोस्त बली से कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, सोहराब को मारने जा रहे हैं, वो जो है हमारे फैमिली के अगेंस्ट जो है वो बातें करता है। और तो ये दोस्त है, मुखलिस दोस्त है, वो कहता है चलो यार मैं भी आता हूँ, आप लोगों को मारने जा रहे हैं। अभी अली और वली के पास बंदूक भी है, और जो बली है, बली को नहीं पता कि भाई इनके पास बंदूक भी है। इसके पास ये क्रिमिनल नॉलेज नहीं है कि भाई उसको बली, हम सोहराब को जान से मारने जा रहे हैं। तो बली को अभी इस बात का इल्म नहीं कि इनके पास बंदूक भी है, और ये जो है बली को जान से मारने ही जा रहे हैं। तो फिर तब जाके क्या होता है, यहां नॉलेज बली की नहीं है, उस बंदूक का इल्म नहीं है, उस सोहराब को जान से मारने का इल्म इसको नहीं है। तो फिर क्रिमिनल नॉलेज न होने की वजह से उस एक्ट का वो जिम्मेदार बली नहीं होगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36, effects caused partially by acts and partly by omission, whoever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partially by act and partially by omission is the same offense. अगर कोई शख्स, ये भी प्रिंसिपल है कि भाई पार्शली ओमिशन करता है, पार्शली कमीशन करता है, लेकिन उसका इंटेंशन है कि भाई किसी को कोई जुर्म करना ही है, तो वो ओमिशन के ज़रिए वो जुर्म करता है या कमीशन के ज़रिए करता है, तो वो ही इज़ लायबल टू कमिट द ऑफेंस। फॉर इंस्टेंस, एक बंदे को थोड़ा सा मुक्का मारता है और फिर उसको क्या करता है, 1-2 दिन उसको खाना नहीं देता, बंद करता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसने मर्डर ही कमिट की है। यहाँ इलस्ट्रेशन में वाज़ेह है। सेक्शन 37 में हमारे पास है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेवरल मीन्स
इंडिविजुअली। सेवरल मीन्स, सेवरली मीन्स हमेशा, सेवरल हमेशा अलग अलग का यूज होता है। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूज होता है। सेवरल मतलब एक से ज़्यादा नहीं होता लॉ में। इंडिविजुअली हर एक की अलग अलग कंसिक्वेंसेस होते हैं, अलग अलग सज़ाएं होती हैं, अलग अलग क्या होते हैं, नताइज होते हैं, इसलिए सेवरल का लफ्ज़ हमेशा यूज होता है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स। सेवरल एक्ट्स का मतलब है एक एक्ट का अलग सजा है, दूसरे दूसरे एक्ट का अलग सजा है। Whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of those acts, either singly or jointly with any other person, commit that offense. And we agree to murder Z by severally and at different time giving him small doses of poisons, and we administer the poisons according to the agreement we intend to murder Z. Z dies from the effect of the several doses of poison so administered to him. Here and B intentionally cooperates in the commission of murder, and as each of them does an act by such that is cause they are both guilty of the offense of murder. यहाँ पे ये लोग जो हैं इंटेंशनली सेवरल एक्ट से जो है एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया है। एक बंदे जेल में है, जेलर जो है दो बंदे ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों जो हैं उस बंदे को क्या खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग इंटेंशनली इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सेवरली कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो अलग अलग अगर चाहिए लोग कर रहे हैं लेकिन इन लोगों की इंटेंशन सेम है, तो फिर वो लायबल होंगे फॉर द ऑफेंस कमिटेड। पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of the different offense by means of that act. देखो बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट, यहाँ पे ये सेक्शन 34 को जो प्रिंसिपल उसको मजीद उसकी तशरीह कर रहा है, उसको वाज़ेह कर रहा है कि भाई कहीं एम्बिग्विटी ना रहे। सेक्शन 38 को गौर से अगर पढ़ें, where several persons are engaged, concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. By means of that act, उन्होंने जो एक्ट की है उस जो जिस नियत से की है by means, उस वजह से वो डिफरेंट ऑफेंस के डिफरेंट लाइबिलिटी उन पर आयत होती है। इस इलस्ट्रेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। ए टेक जी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंट टू मर्डर, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जी इंटेंडिंग टू किल हिम एंड किल हिम। देखो जनाब, हमने पढ़ा है एक होता है इल विल, एक होता है सडन प्रोवोकेशन, या आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं या किसी दूसरे एक्ट में विच आर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस वो किसी हद तक, अगर आप सडन प्रोवोकेशन में कर रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है टू द ऑफेंस। लॉ ने आपको ये हक दिया है कि भाई अगर आप क्या हैं सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह जिम्मेदार नहीं होंगे जिस तरह आप इंटेंशनली किसी बंदे को मार देते हैं। दूसरी ये कि अगर प्रोवोकेशन, एक बंदा प्रोवोक्ड हुआ है, आर्टिकल 121 की इलस्ट्रेशन बी को अगर आप पढ़ें ना कानून शहादत की, लॉ ऑफ एविडेंस की, तो आप लोगों को समझ आएगा सडन प्रोवोकेशन में किया गया कोई भी अमल जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म हो सकता है, लेकिन इस तरह जुर्म नहीं है जिस तरह एक बंदा इंटेंशनली किसी को कत्ल करता है। सडन प्रोवोकेशन में आता है कि भाई आप किसी की बीवी के साथ आप रेप कर रहे हैं तो वो प्रोवोक्ड हुआ है, दूसरी बंदा जो है उसकी इल विल है, वो भी उस बंदे के साथ मिलता है। और प्रोवोकेशन, एक बंदा प्रोवोक्ड है, दूसरा किस में है, इल विल, गिल्टी माइंड के साथ आता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आता है,
और वो आके उस सडन प्रोवोक्ड पर्सन के साथ मिलके तीसरे बंदे का कत्ल कर देता है। तो यहाँ पे जो इलविल वाला बंदा है ये मर्डर का जिम्मेदार होगा, जबकि ये जो सडन प्रोवोक्ड बंदा है ये कल्पेबल होमिसाइड का जिम्मेदार होगा। उसको उस तरह सजा नहीं मिलेगी जिस तरह ये विल वाला बंदा जो है कमिट करता है, शामिल होता है। इनकेस इन लोगों ने दूसरों की एक ही इंटेंशन है, दूसरों ने मिलकर कत्ल की है, लेकिन एक बंदे की वजह मारने की प्रोवोक था, दूसरा ये था कि इल विल रखता था, तो इसलिए इसको किसास दी जाएगी, दूसरे को जो है इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। तो जनाब आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।